गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे एन फ्रैंक की डायरी, इसमें आगे उन्होंने जो अपने डायरी के पन्ने लिखे उसमें लिखा 19 मार्च 1943 जो दिन था शुक्रवार। उसने कहा कि मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। तो ऐसे ही वो उस समय की एक घटना और बता रही है, उसमें कुछ अपनी उन बातों को वो डायरी में लिख रही है कि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धन अफवाह सुनी थी। तो इस तरह से एक दिन की वो बात बता रही है कि वो एक अफवाह जो फैली थी कि जो टर्की है वो इंग्लैंड का साथ दे रहा है। फिर 1000 गिल्डर के नोट, गिल्डर जो थे वो डच के, उनके जो नोट थे अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। मतलब जो 1000 का जो उनका डचेस का जो नोट था, जो गिल्डर का नोट कहलाता है, कि वो अवैध मुद्रा घोषित कर दी गई। मतलब उसका अब कोई मूल्य नहीं रहा। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे भी बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। मतलब अब एकदम से जो उन्होंने सुना कि जो डच का जो 1000 का नोट है वो बंद हो गया। अब इसका जो सबसे बड़ा संकट आया, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मतलब भूमिगत हैं, या जिनके पास बहुत ज़्यादा होते थे, वो उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं था, वो उन नोट को कैसे संभाले, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो ये सारी समस्या उन लोगों के लिए थी। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। अगर अब वो उन्हें समय मिला कि जिनके पास जो नोट हैं वो अब में मतलब बदल सकते हैं, बाद में ये नोट बंद हो जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई कि जो लोग अगर वो नोट बदलवाने के लिए जाते हैं तो उनसे ये पूछताछ होती कि ये नोट उनके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, कर मतलब टैक्स, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गियर्स एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। मतलब इस कंपनी के पास जो भी नोट थे, इन्होंने आगे वाले वर्षों के मतलब ऑलरेडी टैक्स भर दिए। मतलब फ्यूचर के जो टैक्स थे वो भर के इस नोट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसलिए फ़िलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का एक पूरा चेकअप हो पाएगा। तो फिर इसमें वो बीच में से कोई और बात बताने लगी कि जो मिस्टर डसेल थे उन्हें कहीं से वो मशीन मिल गई। तो अब एन फ्रैंक को लगा कि अब पक्का मेरे दांतों का पहले पूरा चेकअप होगा। अब घर के कायदे कानून मानने की बात आई है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। ना केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरों लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। मतलब उनका जो भी काम था कि वो ये सारा काम करते थे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। वो बीच बीच में से ऐसे घटना बता रही है कि जो उन्हें रेडियो पर उन्होंने सुनी, या आते जाते लोगों जो चिल्लाते हुए लोगों से सुनी, जैसे अखबार वालों से सुनी। तो जनाब हिटलर जो है वो घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं, हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवाल जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। तो उससे सवाल पूछा जा रहा था, आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में की हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। मतलब वो बता रही है इसमें कि मैं जस की तस, मतलब जैसे मैंने रेडियो पर सुनी मैं वैसे की वैसे अपनी डायरी में लिख रही हूँ। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर के से हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मतलब ये बता रहे हैं कि वही हिटलर कि जो दुनिया पर अत्याचार भी कर रहा था,
तो वो जो घायल सैनिक थे वो उसे हाथ मिलाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। फिर से वो डसल साहब के बारे में बता रही है कि उनके साबुन पर उसका पैर पड़ गया, अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दी। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। मतलब ये है कि अब वो एक 13 वर्ष की लड़की है, अब उसे मतलब वो इतनी समझ नहीं है कि वो अपना मतलब डायरी में कैसे लिखे, क्या लिखे। तो इस तरह से वो बीच बीच में जो उसके मन में ख्याल आ रहे हैं, जो भी उसकी सोच है, वो सब इसमें लिख रही है।